चलो ठीक है। देखो ज्योग्राफी का ये चैप्टर 2 है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का आधा पार्ट हम लोग ऑलरेडी 9th में पढ़े थे। 9th में ज्योग्राफी में एक चैप्टर है, चैप्टर 5, उसका नाम ही था वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें इंडिया में कितने प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं वो पढ़ चुके हैं 9th में। पता है इंडिया में कितने प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं, है ना? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम पढ़ने वाले क्या हैं? पहले तो ये देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, पहले ये समझेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये जो चैप्टर होता था पिछले साल से फिर से शुरू किया गया, ऐसे उससे पहले ये कभी पढ़ा नहीं जाता था। लास्ट ईयर से इसको फिर से ऐड किया गया है। तो क्या पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन चलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ एनिमल, कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बेसिस ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जानवरों के गायब होने के आधार पे जानवरों के कितने कैटेगरी है इंडिया में जो अभी है गायब होने के आधार पे। पहला पार्ट हम वो देखेंगे। सेम ऐसे ही देखेंगे, दूसरा पार्ट के रूप में हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एनिमल देखने वाले हैं, वैसे ही हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट की। इंडिया में फॉरेस्ट कितने प्रकार के हैं, उसका यूज कैसे हो रहा है, ये देखने वाले हैं। और उसके बाद हम देखने वाले इन दोनों टॉपिक को लेकर के तीसरा पार्ट हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये तीसरा, पहला टॉपिक आपका हो गया एनिमल का कैटेगरी क्या है, हम वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा टॉपिक हो गया फॉरेस्ट का कैटेगरी क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। तीसरा टॉपिक हो गया कि ये जो एनिमल्स और ये जो फॉरेस्ट है ये स्लोली गायब होते जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, उन कारणों को हमें समझना होगा, हम लोग को उसको समझेंगे। ठीक है, और फिर चौथा पार्ट आएगा कंजर्वेशन, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के कौन कौन से तरीके को अडॉप्ट किया जा सकता है, ये चौथा पार्ट बनेगा। और पांचवा एक यूनिक पार्ट हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो देखो इस चैप्टर में 5 टोटल पार्ट्स हो गए। कैटेगरीज ऑफ एनिमल दैट वेर एक्सटिंक्टेड, कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ दिस रिसोर्स। तीसरा देखेंगे कि इन सबको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो कंजर्व में सारा स्टेप्स देखेंगे किस तरह से इसको कंजर्व किया जा सकता है। और इंडिया के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जंगल में रहने वाले आज जो भी कम्युनिटीज है वो कैसे कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये देखने वाले हैं। मतलब इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट में देखेंगे हम किसके वजह से ये सब गायब हो रहा है, और दूसरे पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि इसको बचाया कैसे जा सके। यही 2 पार्ट इस चैप्टर का है। तो चलो शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी वाले शब्द से। बायोडाइवर्सिटी को देखो हम अपने शब्द में यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, एन इकोसिस्टम इन विच वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ऐसा एक एनवायरमेंट जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो। किसके साथ? अपने इन्वायरमेंट के साथ, मतलब जिस सराउंडिंग्स में वो रह रहे हैं उस सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है वो उस पे इंटरडिपेंडेंट है। तो जो लाइफ बन रहा है उस सराउंडिंग्स में, उस लाइफ को यहाँ पे कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और अपने एनवायरनमेंट पे भी साथ में डिपेंडेंट हो। तो वैसे लाइफ को, ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब देखो इंटरडिपेंडेंसी वाले शब्द को थोड़ा बढ़िया समझना है। इंटरडिपेंडेंसी कैसे है? मतलब एनवायरनमेंट में जितने भी लाइफ है, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन इंसान यानी हम लोग ह्यूमंस जो हैं वो भी डिपेंडेंट है हर एक चीज पे, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आपस में मिलकर के क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, चाहे जिस प्रोसेस से हो, ऑक्सीजन को ये लोग क्रिएट करते हैं। फिर उसी ऑक्सीजन के माध्यम से क्या करते हैं?
इंसान उसको इनहेल करता है या जानवर उसको इनहेल करते हैं। अच्छा, इन्हीं के प्रोसेस के माध्यम से वाटर भी बनता है जिसे हम लोग पीते हैं, इन्हीं के प्रोसेस के माध्यम से सॉइल भी बनता है। मतलब देखो क्या क्या एग्जाम्पल दिया है, प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, एंड तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे 3 चीजें हैं जिनके वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज क्रिएट होता है। इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है एयर, इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है वाटर, इन्वायरमेंट में क्रिएट होता है सॉइल, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। और इन्हीं सब चीजों पे हमारा लाइफ और जानवरों का लाइफ डिपेंडेंट होता है। इसलिए कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अपने वो लोकल एनवायरमेंट के साथ। तो ये जो सराउंडिंग्स बनता है, इसी सराउंडिंग्स को यहाँ पे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन तो बहुत इजी था, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। मतलब अपने कंट्री के अंदर जब हम आते हैं तो अपने कंट्री के अंदर के फ्लोरा एंड फौना के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि अपना जो कंट्री है, मतलब इंडिया जो है, ये पूरे वर्ल्ड में इस मामले में सबसे रिचेस्ट कंट्री है। रिचेस्ट कंट्री कहने का मतलब है कि यहाँ पे फ्लोरा और फौना की संख्या दुनिया में बहुत, जितना दुनिया में अधिकांश कंट्री में पाया जाता है, इंडिया भी एक ऐसे लिस्ट में आता है जहाँ पे फ्लोरा एंड फौना की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, पूरे वर्ल्ड का 8% वाइल्ड लाइफ या 8% नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पे पाया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड का अप्रॉक्स 1.6 मिलियन होगा। मतलब देखो यहाँ वाइल्ड लाइफ की संख्या दी हुआ है कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है लगभग 1.6 मिलियन, या फिर लगभग पूरी दुनिया का 8% वाइल्ड लाइफ इंडिया में पाया जाता है। अगर इसको नंबर में एस्टिमेट करोगे ना, तो देखो इंडिया के अंदर स्पीसीज जो है इसकी संख्या है 81,000। एनिमल स्पीसीज की संख्या है कितना, 81,000। और अगर हम प्लांट स्पीसीज की देखते हैं, प्लांट स्पीसीज का, तो इसकी परसेंटेज है इंडिया के अंदर 47,000। मतलब 81,000 लगभग जानवर का स्पीसीज और 47,000 स्पीसीज लगभग प्लांट का पाया जाता है। अच्छा, उसमें से भी प्लांट में से भी अकेला 15,000 से ज्यादा सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स पाया जाता है, मतलब फ्लावर वाला स्पीसीज पाया जाता है। तो इंडिया तो इस मामले में बहुत रिच कंट्री माना जाएगा। ऐसे मेगा बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में आ जाओ, मतलब ऐसा कंट्री जहां पे बहुत बड़ी संख्या में जंगल और जानवर पाए जाते हैं, उस लिस्ट में इंडिया 12th नंबर पे आता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अगर अंदाजा लगाया जाए तो इंडिया के अंदर कुछ चीजें गायब हो रही है। जैसे देखो क्या क्या गायब हो रहा है। ऐसा माना गया है कि इंडिया के अंदर लगभग 10% जितनी भी एनिमल्स हैं उसका 10% फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब, हाँ, तो लगभग 10% फ्लोरा जो है ये एक्सटिंक्ट इंडिया से हो रहा है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो 20% से, हाँ बोलो, मतलब हाँ हो गया है, लगभग 20% मैमल्स जो है वो भी गायब हो गया। जैसे कुछ का एग्जाम्पल बुक में है, ठीक है, हम उस कुछ के एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या क्या गायब हुआ है, ध्यान से सुनना। ऐसे ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए सुनना जरूरी है। जैसे देखो इंडिया के अंदर गायब होने वाले जानवरों की संख्या, चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वील, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट, प्लांट्स में महुआ बहुत फेमस प्लांट है, ये धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसी तरह के स्पेशल टाइप का एक घास आता है हुबरडिया, ये भी गायब है। अच्छा, ये सब बड़े बड़े जानवर हैं, ये सब बड़ा बड़ा जो हमें दिख रहा था, बड़ा बड़ा प्लांट से दिख रहा है, उसको हम कह रहे हैं कि ये गायब हो रहा है। लेकिन ऐसे लाखों की संख्या में, सॉरी हजारों की संख्या में ऐसे और भी जानवर हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो भी गायब हो रहे होंगे। मतलब इंडिया के अंदर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसी के आधार पर हम देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कितने प्रकार के जानवर अभी हैं। बुक में अगर और आगे देखा जाए तो यहां पे दिया हुआ है इंडिया के अंदर लगभग 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, ध्यान देना, 79 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 44 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 15 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 3 ऑफ एम्फीबियंस। ये सब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, इतनी संख्या में ये जानवर गायब हो रहे हैं। तो कैसे गायब हो रहे हैं वो हम आगे देखेंगे।
प्लांट्स में भी वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे बुक में जब आपके तुम्हारे पास बुक होगा ना तो यहाँ पे बुक में लिस्ट दिया हुआ है सब डेटा, तो डेटा पे उतना फोकस नहीं करना है। टॉपिक क्या है हमारा, ये जानवर गायब हो रहा है तो पहले जानना है कि कितने प्रकार के जानवर हैं और फिर कैसे गायब हो रहा है ये हमें जानना है, ये मेजर पॉइंट है फोकस करने का। तो अभी 2 पार्ट छोटा सा डिस्कस हुआ है बायोडाइवर्सिटी का और इंडिया के अंदर जो फ्लोरा एंड फौना का इंट्रोडक्शन था वो स्टार्ट। टॉपिक शुरू होता है मेन, जैसे टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, हेडिंग है कैटेगरीज ऑफ एनिमल, कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ अभी देख रहे हैं सिर्फ कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। और वो भी कैसे, इसको हम कहेंगे बेस्ड ऑन, मतलब ये कैटेगरीज जो है ये बेस्ड ऑन है IUCN। अब ये IUCN क्या है, ये एक इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो IUCN का फुल फॉर्म कितना लंबा हो गया। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया, कैटेगरी बताया कि पूरे पृथ्वी पे जो जानवर स्लोली गायब हो रहे हैं, उन गायब हो उसके आधार पे कितने प्रकार के जानवर को हम कैटेगरी बना सकते हैं। तो ऑलरेडी ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, यही सुना होगा। 2 ही तरह का जानवर ज्यादा सुनते हैं, एक्सटिंक्ट हो गया या फिर इंडेंजर्ड हो गया। बट यहां पे इस IUCN ने क्या किया, टोटल 6 कैटेगरी बताया, बोला जानवरों का टोटल 6 कैटेगरी है जो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो पहले उन लोगों का नाम देखते हैं, डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे पहला है नॉर्मल स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज का नाम है इंडेंजर्ड स्पीसीज, तीसरे का नाम हो जाएगा, तीसरा हो गया आपका वल्नरेबल स्पीसीज, चौथे स्पीसीज का नाम है रेयर स्पीसीज, पांचवा है इंडेमिक स्पीसीज एंड छठा है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। देखो देयर आर 6 टाइप ऑफ स्पीसीज, एक बेसिस ऑन IUCN। इसके अकॉर्डिंग इसने ऐसा डेटा तैयार किया कि हम जानवर को 6 पार्ट में बांट सकते हैं, नॉर्मल हो गया, इंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, रेयर हो गया, इंडेमिक हो गया और एक्सटिंक्ट हो गया। अब इन सब का डेफिनेशन समझते हैं कि हम नॉर्मल स्पीसीज किसको कहेंगे, इंडेंजर्ड हम किसको कहेंगे, वल्नरेबल किसे कहेंगे, ठीक है, वही हम देखने वाले हैं। पहले चलो नॉर्मल का देखते हैं। ऐसा स्पीसीज जो नॉर्मल है, नॉर्मल फॉर सर्वाइव एट प्रेजेंट इन्वायरमेंट, मतलब आज का जो वातावरण चल रहा है उस वातावरण में ऐसे जानवर जो नॉर्मली सर्वाइव कर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो ऐसे जानवर को नॉर्मल स्पीसीज के लिस्ट में रखा गया है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं एग्जाम्पल में आ जाएगा कैटल, हम लोग का गाय भैंस बकरी, ये सब नॉर्मल स्पीसीज है जो आसानी से अभी बदलते हुए इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं, नॉर्मल स्पीसीज। ऐसा स्पीसीज जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट में क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए, उसे हम कहते हैं नॉर्मल स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड का तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, इसको हम कहेंगे डिक्लाइनिंग, शॉर्ट में हम बोल रहे हैं डिक्लाइनिंग इन द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द, हाँ हम लोग नॉर्मल में, क्योंकि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं अभी, जिस दिन क्या होगा ना इन्वायरमेंट चेंज होगा और उसमें हम लोग धीरे धीरे घटने लगेंगे ना, तो उसको फिर इंडेंजर्ड में कह देंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा स्पीसीज जो बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढाल नहीं सके और उनकी संख्या स्लोली कम होने लगे, तो वैसे स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड कहेंगे जो धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिए। तो ऐसे इंडिया में ऐसा बहुत सारा स्पीसीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक बक, नाम सुना है ब्लैक बक का, ये हाँ काला हिरन, इसी को काला हिरन हम लोग हिंदी में कहते हैं। ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लायन है, टेल्ड मकाऊ है, संघाई है, लायन भी उसी में आ रहा है, सोच लो। और जंगल में पाए जाने वाले जो ऐस होता है वो भी इसी में आ रहा है, इंडेंजर्ड। मतलब ये लोग भविष्य में हो सकता है 30 साल 40 साल बाद ये गायब हो जाए, इनकी संख्या कम हो रही है, तो इनको रखा गया किस लिस्ट में,
इंडेंजर्ड में। दोनों बहुत इजी था। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा हो, इंडेंजर्ड मतलब जिनकी संख्या स्लोली स्लोली कम होती जा रही हो। अब आ जाओ वल्नरेबल में। अब यहां से देखो प्रॉब्लम क्रिएट होगा समझने में। ये क्या कह रहा है, स्पीसीज हुज नंबर इज डिक्लाइन एंड मूव टू इंडेंजर्ड लिस्ट। देखो ये क्या कह रहा है, वल्नरेबल मतलब क्या कह रहा है, ऐसा जानवर जिनकी संख्या कम हो रही है, मतलब है नॉर्मल स्पीसीज लेकिन कम होने के साथ साथ वह क्या हो रहे हैं, इस लिस्ट से निकल करके इंडेंजर्ड वाली लिस्ट में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे जानवर को यहां पे कह दिया जा रहा है वल्नरेबल, मतलब ऐसा जानवर जो अभी है, ठीक है, अभी है और वो सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन चांसेस है कि आज से 20 से 30 साल के बाद में उनकी संख्या घटने लगेगी। मतलब वल्नरेबल कैसे उसको कहा जा रहा है, नॉर्मल है लेकिन भविष्य में इंडेंजर्ड हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्लू शिप, इंडिया में ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गंगा का डॉल्फिन है, ये सब ऐसे हैं जो अभी नॉर्मल है लेकिन चांसेस है कि 20 से 30 साल में ये इस लिस्ट में प्रवेश कर जाएंगे ना। मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग अगर अभी देखा जाए तो वो वल्नरेबल लिस्ट में रखा जा रहा है। हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो जानवर 4 प्रकार के नॉर्मली है, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इंडेमिक और एक्सटिंक्ट। ओनली 4 प्रकार का होता है जो हम लोग जानते हैं और जो पढ़ते हैं। ये दो जो है ना, ये 10th के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा दे दिया है। अभी वल्नरेबल का मतलब हम क्या समझा है, ऐसा जानवर जो धीरे धीरे किस ओर मूव कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में, वो हो गया आपका वल्नरेबल। अब आ जाओ रेयर में। रेयर का मतलब ये होता है स्पेशल। अब इसको ऐसे कहोगे, मूव टू, ऐसा एनिमल जो किसकी ओर मूव कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी की ओर, मतलब ऐसा जानवर जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वल्नरेबल की ओर मूव कर रहे हैं। तो अब यहां पे देखो ये तीनों तो एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है। रेयर उसी को कह रहे हैं जो वल्नरेबल के लिस्ट में प्रवेश करने वाला हो आने वाले समय में, वल्नरेबल उसको कह रहे हैं जो आने वाले समय में इंडेंजर्ड में प्रवेश करने वाला हो। तो ये तीनों तो एक तरह से कॉमन हो गया, तीनों को मिला के हम इंडेंजर्ड भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? हाँ, नॉर्मल पहला हम कहेंगे, दूसरा हम कहेंगे इंडेंजर्ड। इन दोनों को साइड कर दो, इन दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों कंबाइन होकर बन जा रहा है इंडेंजर्ड। मतलब ऐसे देखो ना कि एक मतलब अभी जो पहला स्टेप होता है ना, सीढ़ी का सपोज दैट हम पहला स्टेप पे कदम रखते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे कदम की ओर चले जाते हैं अगला स्टेप पे। सेम यहां कह रहा है कि मान लो चीता है या मान लो एलिफेंट है, तो एलिफेंट अभी जीवित है लेकिन चांस है कि 20 साल के बाद इनकी संख्या कम होने लगेगी, तो फिर उसको हम नॉर्मल ना कह के उसको वल्नरेबल बोल दिए हम, क्योंकि भविष्य में कम हो जाएगी। अब रेयर में आ जाओ, ऐसा जानवर जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर रहा है लेकिन उसके भी लिए भी चांसेस क्या है कि अगला से 20 से 25 साल के इस लिस्ट में आ जाएगा वल्नरेबल में, तो उसको हम रेयर बोल दे रहे हैं। अगर इन दोनों को हम हटा देते हैं तो सारा का इन तीनों को मिला के सबको इंडेंजर्ड कहें, क्योंकि वो आज कम हो रहा हो, 10 साल बाद कम हो रहा हो, 20 साल बाद कम हो रहा हो, वो कम ही होगा। इसलिए ये दोनों को इसमें कंबाइन करके देखा जाता है इंडेंजर्ड में, ठीक है। अब आ जाओ इंडेमिक में। अब ये दोनों इजी है। इंडेमिक में किसको हम कहेंगे, इंडेमिक में कहेंगे ऐसा स्पीसीज जो फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन, ऐसा स्पीसीज जो सिर्फ किसी एक क्षेत्र में पाया जाता हो, उसके अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में ना पाया जाए, उसको हम इंडेमिक कह देंगे। सोचो ऐसा कौन कौन सा जानवर है जो एक ही क्षेत्र में पाया जाता होगा, इसका तो एग्जांपल बता सकते। हाँ, बंगाल टाइगर हो गया, पोलर बियर हो गया, रेड पांडा हो गया, ये सब एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे पेंगुइन हो गया, पोलर बियर हो गया। अब आ जाओ एक्सटिंक्ट में। ये तो बहुत इजी है। ये क्या है, ये गायब हो चुका है पूरी तरह से, ये क्या हो गए हैं, बैनिस्ड हो चुके हैं पृथ्वी पर से। उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल। तो इसमें से देखो 4 पार्ट हम एनिमल का लेके चलेंगे, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, इंडेमिक और एक्सटिंक्ट। ये दोनों जो है ना इसी का पार्ट है, इसलिए इस पर उतना फोकस नहीं करना। 4 प्रकार का स्पीसीज हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग, IUCN के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। हो गया।